आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि चिट्ठियों की दुनिया कैसी होती। बेटा आपको याद होगा कि मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया कि चिट्ठियों की दुनिया कैसी होती है, आपको याद है? कहां तक हो गया था इसमें? यहाँ से ये मुझे लगता है पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। यहाँ से ना हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। कैसे? ठीक है, चलिए देखिए, अब तक हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है अपना क्या, तो उसमें हम लोगों ने पत्र के बारे में पढ़ा था कि पत्र कैसे होते हैं, कैसे लोगों के आचार विचार को प्रदर्शित करते थे, कैसे लोगों की भावनाओं में शामिल होते थे और पत्र कैसे एक दूसरे के भावों को पढ़ लेते थे। फिर उसके बाद विभिन्न, जो कि भारत विभिन्न राज्यों वाला देश है, विभिन्नताओं वाला देश है, तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिस्थितियों में पत्र को कहीं कड़ित कहा जाता था, कहीं उत्तरम कहा जाता था। तो जैसा नाम, जैसा देश होता था वैसा नाम है पत्रों का। यहां तक क्लियर है? बोलिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि आज के ज़माने में ऐसे कंडीशन में जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं और जो तमाम तरह के साधन हैं, इन सब के बावजूद आज भी हमको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम किसी भी चीज़ को रिटर्न में क्यों करते हैं। और इसका उदाहरण देते हुए लेखक लिखते हैं अरविंद सिंह कि भारत में लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ रोज डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हमको पढ़ना है, अगर आप लोग कहें तो इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, इतना हम सबको पता है कि चिट्ठियों के बारे में इसमें बताया गया है। अजी तुम लोग कभी चिट्ठी लिखे हो कि नहीं? कभी पत्र लिखे हो कि नहीं? अभी तक तो नहीं लिखे हो? सब लेटर? हाँ, लिखे तो हो ही। यार लिखे हैं पर यार सब लेटर। हाँ, लेटर लिखे तो नहीं है। अरे क्यों नहीं, एप्लीकेशन स्कूल में नहीं देते हो? स्कूल में भेजा है। चलिए आगे स्कूल में भेजा है। अरे बेटा आगे पढ़ते हैं, आगे। अच्छा, आगे ना पढ़ना है, तुम लोगों से बात करें। आगे ना पढ़ना है, तुम लोगों से केवल बात करें। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए और रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस के आगे रडार दुनिया बदल रहा है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम सब जानते हैं कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो जब हमारे यहाँ चिट्ठियों का लेखा जोखा या जब चिट्ठियाँ हमारे यहाँ चलती थी तो 1953 में एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन हुआ था। तो हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहेगा। आप देखिए, जब राजा महाराजाओं का समय था तो उस समय क्या होता था कि जो संचार पहुंचाने के लिए एक दूत आता था, इतना बड़ा चिट्ठी लेके, देखेंगे ऐसे, कभी कभी घोड़े के माध्यम संचार पहुंचाया जाता था। कहते हैं कि फिर उसके बाद पहिए आए, पहिए के बाद रेलवे और तार से भारी बदलाव। रेलवे जो रेल है और तार एक प्रकार से संदेश को तेजी से पहुंचाने का माध्यम होता है। कहते हैं कि तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रडार की आगे दुनिया बदल रहा है। अब क्या है, टेलीफोन आ गया है, रडार जानते हैं, रडार सूचना प्रदर्शित करने वाला यंत्र होता है। रडार के आगे दुनिया बदल रहा है। मतलब इन सब चीजों के बाद
अब जो दुनिया है वो तेजी से आगे बढ़ रही है संचार के क्षेत्र में। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। इस पैराग्राफ में किसी शब्द में किसी को दिक्कत? नो सर। आगे देखिए सर, वो सब तो बहुत अच्छी बात है। कहते कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। कहते कि पिछली शताब्दी माने ये जो 21वीं चल रही है, इसके पहले हमारे यहाँ 20वीं शताब्दी चल रही थी। तो आप 20वीं शताब्दी में आप जब जाएंगे तो आप जब 20वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ वास्तव में मिलती है कि पत्र को लिखने की जो कला थी उसमें और विकास किया गया। पत्रों के कलेवर को बदला गया, पत्रों के रूप को बदला गया, पत्रों के प्रकार को बदला गया। और चूंकि ये बदला कैसे जाएगा, इसके लिए जरूरी था कि स्कूली शिक्षा दी जाए। स्कूली शिक्षा में पत्र लेखन एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाए। तो यहीं पे लेखक लिखते हैं कि पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब आप लोग देखिए, आप लोग व्याकरण के पाठ में एक पाठ ही होता है पत्र लेखन, बोलिए है कि नहीं? पत्र लेखन आपके पाठ में ही शामिल है। उसमें है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, है कि नहीं? इतना समझ गए? कहते हैं कि भारत ही नहीं दुनिया की कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। कहते हैं कि ऐसी बात नहीं कि यह काम केवल भारत में हुआ, अभी तो दुनिया के लगभग हर देशों में हुआ। दुनिया के हर देश पत्र को कैसे विकसित किया जाए, पत्र लेखन की कला को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उन्होंने हर संभव प्रयास किए, हर स्तर पे प्रयास किए। हर जगह स्कूली शिक्षा में लेटर राइटिंग, पत्र लेखन के विषय को रखा गया ताकि जो बच्चे हों, जो वहाँ के लोग हों, वो पत्र लेखन के बारे में अच्छे से अच्छा जान सके और अपने जो पत्र लेखन का कौशल है उसको विकसित कर सकें। कहते हैं कि भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। जैसे हमारे यहाँ डाक विभाग है, उसी तरह से हर देश का अपना पोस्ट ऑफिस होता है, हर देश का डाक विभाग होता है। तो पूरे देश के डाक विभाग ने मिलकर एक समिति बनाई और उस समिति में यह सुझाव रखा कि कैसे हम लोग पत्र लेखन को आगे बढ़ा सकते हैं, पत्र लेखन इस मोबाइल के ज़माने में बंद न हो, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक, बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? कहते हैं कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अब देखो, यही विश्व डाक संघ जिसने यह प्रयास किया है कि लोगों के बीच में कैसे पत्रों को लिखने का जो कौशल है उसको बढ़ावा कैसे मिले, उसके लिए आपने ऊपर पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि स्कूली शिक्षा के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल किया गया। उसके बाद यही विश्व डाक संघ जो पत्र लेखन के कौशल को बढ़ाना चाह रहा है, उसने बच्चों के स्तर पर क्या किया कि 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे उनके लिए एक पत्र लेखन की प्रतियोगिता आयोजित की गई। और उस पत्र लेखन की प्रतियोगिता में क्या होता था कि जो बच्चा अच्छे ढंग से पत्रों को लिखेगा उसको कुछ न कुछ पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। ठीक, बोलिए, किसी को दिक्कत यहां तक? कहते हैं कि यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। लेखक आगे लिखते हैं कि ठीक है, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे हमारे यहाँ मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, ये जो बड़े बड़े महानगर हैं, महाशहर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, इनमें जो संचार के साधन थे इनमें तेजी से बदलाव आया। यहाँ चिट्ठी ने कब तार का रूप ले लिया,
तार कब मोबाइल फोन टेलीफोन में आ गया, टेलीफोन कब मोबाइल में बदल गया, मोबाइल कब ईमेल में बदल जा रहा है, ये इतने तेजी के साथ हुआ कि किसी को समझ ना आया। लेकिन इन सब के साथ जो दिक्कत कहाँ आई, जो पत्र लेखन, जो लिखने की शैली थी वो प्रभावित हो गई। क्यों? क्योंकि जब हर काम मोबाइल से ही हो रहा है तो पत्र लिखने की जहमत कौन उठाए? भाई कौन लिखे? जो बात आप बोल के कह दे रहे हैं उसके लिए क्या जरूरत है उस चीज को लिखना? लेकिन लेखक आगे ऊपर देहाती दुनिया, देखिए लेखक का शब्द चयन देखिए, देहाती दुनिया मतलब जो ग्रामीण दुनिया है वो आज भी कहाँ, आज जहाँ भी देखिए मोबाइल फोन मान लीजिए अब तो हर जगह आ गए हैं, लेकिन आज के 10 साल पहले अगर आप पीछे जाइए तो आप देखेंगे कि जहाँ मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे वहाँ भी चीज़ें चिट्ठियों के माध्यम से ही होती थी। संवादों का आदान प्रदान, संबंधों का मेल मिलाप भी चिट्ठियों के माध्यम से ही होता था। बोलिए। किसी कोई दिक्कत यहां तक? कहते हैं कि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है। फैक्स, ईमेल तथा टेलीफोन, मोबाइल, चार चीज बताई है, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल, इन सब के बारे में आप जानते हैं। कहते हैं कि चिट्ठियों की तेजी को रोका है। पहले जो चिट्ठियां तेजी के साथ चलती थी, मतलब चिट्ठियों को तेजी से लोग प्रयोग करते थे, चिट्ठियां लोग अक्सर लिख देते थे, इन सब के आ जाने के बाद उनकी व्यवस्था पे लगाम लगा है। चिट्ठियों को लोगों ने लिखना कम किया है, चिट्ठियों के प्रति लोगों का रुझान कम हुआ है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो कमर्शियल डाक होते हैं, जो व्यापारिक डाक होते हैं, जो व्यापार के संबंध में लिखे जाते हैं, जो व्यापार के लिए लिखे जाते हैं, इस प्रकार के डाक जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया ही अर्थ प्रधान हो गई है, व्यापार की दुनिया हो गई है। तो ऐसे में जो व्यापारिक डाक है उनकी संख्या बढ़ रही है। बाकी जो कार्यालय डाक है वो तो फैक्स और ईमेल से उनका काम अब धीरे धीरे चल रहा है। हालांकि भी उतनी तेजी नहीं आई है, लेकिन ये उम्मीद है कि आगामी दिनों में वो चीजें भी हमको देखने को मिलेंगी। ठीक, क्या बेटा? इसका बेटा कहाँ लिखा बताइए? हाँ हाँ बताइए बताइए। किसके बताइए? क्या लिखा है? जहाँ तक पत्रों का सवाल है, हाँ ठीक है, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र, तह माने होता है किसी के आधार तक, किसी के नींव तक जाना। तो वही लेकर कहते हैं कि जहाँ तक पत्रों का होगा, जहाँ तक पत्रों की बात है, और अगर आप इसके एक एक तह में जाए या एक एक नींव में जाए, इसके अंदर घुस कर देखें तो संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो या किसी के पत्र का बेसब्री से इंतजार न किया हो। मतलब दुनिया का हर व्यक्ति कहीं न कहीं पत्रों से होकर के गुजरा है। यहाँ तक दिक्कत किसी को? कहते कि हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। अब देखिए इसका उदाहरण कहाँ देते हैं? हमारे सैनिकों से, कि सैनिक पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल, उसका कोई उदाहरण नहीं। मतलब सैनिकों के पास जो संदेश जाता है वो चिट्ठियों के माध्यम से ही जाता है। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी है बॉर्डर? बोलिए। उस पिक्चर में गाना है संदेशे आते हैं, सुने वो गाना? उस गाने के ठीक पहले का मूवमेंट देखो तो एक फौजी रहता है, वो चिट्ठी लेकर आता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। उसी के बाद ये गाना चलता है। तो समझ गए ना उस चीज को? वहां से अगर जो लोग
तो लेखक लिखते हैं कि हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं। देखिए जब वो गाड़ी से चिट्ठी लेकर आता है तो सभी सैनिक दौड़ पड़ते हैं। अगर उस सीन को आपके दिमाग में आ रहा होगा भारत पिक्चर का, तो उस सीन को देखिए और इस लाइन को देखिए। ठीक, कहते हैं उसकी कोई मिसाल है, मतलब सर कोई उदाहरण आप पेश नहीं कर सकते जिस हिसाब से जो फौजी लोग हैं, जो सैनिक लोग हैं, चिट्ठियों का इंतजार करते हैं। क्लियर हो गई बात? कहते कि एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। कहते एक दौर माने होता है समय, एक ऐसा भी समय हुआ करता था जब लोग चिट्ठियों का खूब इंतजार करते थे। एक ऐसा भी समय हुआ करता था जब लोग महीनों किसी की चिट्ठियों का इंतजार करते थे, पर वह अब बात नहीं। लेकिन अब के जमाने में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवहन के साधनों ने विकास की दूरी बहुत घटा दी है। जो परिवहन, जो यातायात के साधन हैं, इन्होंने विकास को इतना बढ़ावा दे दिया कि जिसके लिए लोग जाने में 1 महीने लगाते थे, 2 दिन में या 2-3 घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर जहाज से जाएं तो आप बम्बई 2 घंटे पहुंच जाएंगे। और पहले लोगों के लिए संचार का साधन इकलौता चिट्ठी थी, और आज भी साधन विकसित हो चुके हैं। एक तो पहले दूरी बहुत थी, साधन नहीं थे। आज के दौर में क्या है कि दूरी कम हो गई है, साधन इतने ज़्यादा हो गए हैं। हवाई जहाज से लेकर के रेलगाड़ी तक साधन उपलब्ध है। दूसरी बात, पहले केवल चिट्ठी हुआ करता था, अब चिट्ठी है, मोबाइल है, मैसेज है, व्हाट्सएप, मतलब जितने भी संचार के नवीनतम साधन हैं वो सब आपके पास उपलब्ध है। तो इससे क्या है कि व्यक्ति जो प्रतीक्षारत रहता था, अब वो प्रतीक्षा उसकी समाप्त हो गई है। बोलिए। तो चिट्ठियों का महत्व आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, कि चिट्ठियों की दुनिया कैसी होती है? कहते हैं कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। देखिए कहते हैं कि आज देश में ऐसे लोगों को मिले, देखो हमारे आज के घरों में भी एक ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पुराने पत्रों को बहुत सजा के या बहुत हिसाब से रखे होंगे, बहुत बचा के रखे होंगे। अगर आप अपने घर में जाइए, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिए तो एक दो चिट्ठी तो बचा के रखे ही होंगे कि ये उनकी चिट्ठी है। ठीक है, ये उस जमाने में आया करती थी। और उसके बाद कहते हैं कि बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी और किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। मतलब ये जो लोग हैं, लेखक, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो पत्र लेखन की शैलियां हैं, ये अपने आप से एक रिसर्च का विषय है, एक अनुसंधान का विषय है, एक खोज का विषय है कि किन किन पहलुओं पे ये लोग लेटर लिखते थे, किन किन पहलुओं पे, किन किन विषय पे ये पत्रों को लिखते थे। क्लियर हो गई बात? कहते कि अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी। तो लेखक आगे लिखते हैं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो सुविधा आज है, अगर वो रहती उस समय, तो वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखते, वो ये फोन करते, पत्र न लिखते। अगर वो पत्र न लिख, अगर वो ये सुविधा होती तो वो उनको फोन कर लेते, बल्कि उनको पत्र नहीं लिखते, क्योंकि वो सुविधाएं तब नहीं थी। इसीलिए एक निबंध छोटा सा है कि पिता, एक कहानी या निबंध टाइप से कह लो कि पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। मतलब देश के करोड़ों लोग ये जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी से कितना प्यार करते थे, और उनकी याद में उन्होंने वो पत्र लिखा है। ठीक, बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत?
कहते हैं पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही। देखिए आगे जो लेखक लिखते हैं कि जो हमारे मोबाइल में संदेश आता है ना, जो मैसेज आते हैं ना, उनको हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बात बताइए, सही बात है कि नहीं? लेकिन फिर कहते हैं कि जो चिट्ठियों के संदेश आते हैं, जो चिट्ठियां आती हैं, उनको हम लोग भूलते नहीं हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर अच्छे से उसको दबा करके अच्छे से उसको पैक करके किसी किताब के पन्नों के बीच में रख देते हैं, सहेज कर कि खोने न पाए। बोलिए बात सही है कि नहीं? कहते हैं कि तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। देखिए जितने भी महापुरुष हुए भारत में, ठीक है, जितने भी महान हस्तियां हुई, अगर उनकी धरोहर माने उनकी याद करने के लिए कोई विषय मिलता है तो उसमें से एक विषय उनके द्वारा लिखे गए पत्र भी है। महात्मा गांधी के पत्र देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया पत्र देख लीजिए, ये सब भारत की महान हस्तियां थी। ठीक, चीजें क्लियर? कहते हैं कि भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। पत्र लेखन में सबसे अधिक नाम अगर किसी का आता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आता है, क्योंकि आपको याद होगा कि महात्मा गांधी चाहे अंग्रेज सरकार हो चाहे भारत के आपसी मित्र हो उनके, वो सबसे पत्र व्यवहार के रूप में ही व्यवहार करते थे। आपको याद है ब्रिटिश सरकार उनको पत्र भेजती थी। बोलिए। और कहते हैं कि दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। और दुनिया में जितने भी संग्रहालय माने म्यूजियम, आजकल के म्यूजियम में भी क्या रखा जाता है, जो बड़े बड़े हस्तियां थी, बड़े बड़े लोग थे, उनके पत्रों को रखा जाता है कि लोग आए और देखें और इस पत्रों से कुछ सीखें। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत तो बताइए। नो सर। कहते दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया के तमाम संग्रहालय मतलब दुनिया में जो अधिक से अधिक म्यूजियम है वो इसी पत्रों के लिए जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को तो मैंने बताया ना कि दुनिया के अधिक से अधिक लोगों का हाँ, वेरी गुड। कहते कि तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। तमाम पत्र माने जितने भी अधिक पत्र हैं, उन सब पत्रों में जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसमें समाज के एक दूसरे लोगों को जानने सुनने जानने समझने का अवसर मिलता है। उसी के जरिए वे जान पाते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, बोली भाषा कैसी थी, लोगों के विचार कैसे थे। कहते हैं कि भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों के पत्र में लिखे वो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। देखो जब भारत में आज़ादी का दौर चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जो भारत के क्रांतिकारी नेता थे वो अपने परिवार के लोगों को पत्र लिखकर उनसे क्या करते थे, आशीर्वाद मांगते थे, उनको समझाते थे। और आज वही पत्र जो पत्र उनके द्वारा उस समय लिखे गए थे, आज वही पत्र क्या हो गए हैं, एक किताब बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। और उस पत्रों में लिखे गए शब्दों के माध्यम से, उस पत्रों में लिखे गए वाक्यों को पढ़ करके, भावनाओं को समझ करके हमें यह मालूम होता है कि जो वह स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह कितनी मजबूती से लड़ा गया था। उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो समाज के लिए हानिकारक हो। वह स्वतंत्रता संग्राम वास्तव में बहुत मजबूती से लड़ा गया था और देश के अनेक लोगों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया था। यह बात हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है? हाँ, पुराने पत्रों। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलिए अच्छा अब यहाँ तक हमने पढ़ा लिया। अब आप लोगों को जो चीज़ पूछनी हो यहाँ से पूछ लीजिए, जिसको जो दिक्कत हो पूछ लीजिए, इसके आगे हम लोग कल पढ़ा देंगे। ठीक, आनंद द्विवेदी कुछ पूछना है बेटा?